हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और ये अब तक का सबसे अवेटेड और रिक्वेस्टेड वीडियो है डिसीजन साइंस का। ये अप्रैल साइकिल का वीडियो है और अप्रैल साइकिल में जिन लोगों को कॉपी केस मिला है या फिर जिन लोगों ने क्लियर नहीं कर सका है अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन उनके लिए है। और डिसीजन साइंस का पेपर बहुत इजी है एज प्रॉमिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 फरवरी के बाद मैं ये वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि उस बीच मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था और मैं ये जितने भी वीडियोज़ आ रहे थे वो सब स्केड्यूल किए हुए थे। मैं वीडियोज़ बीच में नहीं बना रहा था। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल आपको वीडियो देखने को मिलेगा, यानी कि 22 फरवरी को आपको ये 10 बजे वीडियो देखने को मिल रहा है जब आप देख रहे हो। तो ये डिसीजन साइंस का वीडियो है और ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं NMIMS के कुछ गाइडलाइंस बता देता हूँ जो असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आएगा तो आपको कॉपी केस कैसे फेस करने को फिर से मिल सकता है। और अगर आपका ये आखिरी पेपर है तो आपको यहाँ पे तो पैसे भी पे करने हो रहे, असाइनमेंट सबमिट करने के पैसे भी पे करने हो रहे। और हो सकता है अगर नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपको कॉपी केस इसी सब्जेक्ट पे आ गया तो आपको फिर असाइनमेंट सबमिट करने को नहीं मिलेगा, आपको बस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो जो आपके लिए टफ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको कॉपी केस से बचाए रखने के लिए है। अब बात करते हैं कि आप लोग अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो आप यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो और उसका फॉन्ट साइज 12 रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा देखने को लगेगा। और आप लोग सेंटेंस के बीच का गैप 1.5 का रख सकते हो, जिससे और अच्छा प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हम लोग थ्योरेटिकल पेपर देते हैं तो उसके लिए कैसे लिखते हैं और न्यूमेरिकल पेपर देते हैं तो उसके लिए कैसे लिखते हैं। थ्योरेटिकल अगर पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का यूज़ करना है। और अगर न्यूमेरिकल दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन का मिलाकर आंसर आपको देने हैं। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल में तो 1000 वर्ड होता है, तो क्या न्यूमेरिकल में 1000 वर्ड होता है? तो हाँ दोस्तों, 1000 वर्ड होता है, लेकिन वहाँ पे आप लोग हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। आपके जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वहाँ पे इतने सारे वर्डिंग्स है कि आपको बस वो अगर पैराग्राफ भी आप लिख रहे हो, यानी कि वो डायग्राम भी अगर लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको 1000 वर्ड कवर हो जा रहा है। तो इस बार न्यूमेरिकल में उतना तो कुछ प्रेशर नहीं है, बस आप थोड़ा सा कोई सी टॉपिक के बारे में बता सकते हो जिसके लिए आप लोग कैलकुलेशन करें, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा बहुत बता देना और कंक्लूजन में अपने आंसर्स को बता सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिसीजन साइंस के आंसर्स लिखने हैं। इसका मुझको बहुत सारा मेल आया, मैं क्या बताऊं, मुझको बहुत सारा मेल आया, टेक्स्ट आया कि मुझको इसके ऊपर वीडियोस चाहिए। तो ये आपके लिए वीडियो आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें मेरा टाइम और मेहनत दोनों लगा है और इसे मैं बहुत प्यार से बना रहा हूँ। और साथ में आप लोग इसे उन बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए जिनको डिसीजन साइंस का पेपर बनाने में बहुत टफ लगता है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैलकुलेशन कैसे करें। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है। डायग्राम मैं इस पीपीटी पे लेकर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे डायग्राम थे, तो मैं बस उस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और क्वेश्चन के साथ पेज रेफरेंस आपको देने वाला हूँ। आप लोग डायग्राम अपने क्वेश्चंस में देखकर डायग्राम को अपने वर्ड्स में लिखिएगा। और दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में आपको एक्सेल यूज़ करने मना किया गया है और कुछ क्वेश्चन में आपको एक्सेल का यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो जिसमें एक्सेल का यूज़ करने के लिए मना किया गया है तो आप उसमें एक्सेल का यूज़ मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ का, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ मत कीजिएगा। आप लोग एक्सटर्नली कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो या फिर एक्सेल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप लोग डायरेक्टली एक्सेल से कॉपी मत कर दीजिएगा आंसर की। फाइनल आंसर ये आता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल मान लें कि 2 + 2 4 होता है। आप लोग एक्सेल में यूज़ किए 2 + 2 4 = आ गया 4, तो आप सिर्फ 4 नहीं लिखोगे, आपको पूरा का पूरा वो प्रोसेस लिखना पड़ेगा। 2 + 2 = 4 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपके आंसर्स को लगेंगे कि वो मैनुअली बनाए गए हैं, वरना आपको उसमें आंसर्स के उस सही आंसर्स के भी नंबर नहीं मिलने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। Based on the following data, develop the forecasting model. Adopt exponential smoothing technique by considering the following alpha labels: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8.
तो आपको एक डेटा दिया गया है क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको स्मूथिंग टेक्निक बताना है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक बताना है, जहाँ पे आपको अल्फा लेवल्स भी दिए गए हैं 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8 का। अब वहाँ पे आपके जो कैलकुलेशंस आएंगे उसमें आपका जो कंक्लूजन निकल रहा है उसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ एरर्स भी आइडेंटिफाई करने, जिसमें MAD और MSE निकालना है सिर्फ। फोरकास्ट FTAs फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, जो आपको डेटा दिया गया है वो FTA का है, जहाँ पे आपको 2018 का FTA का डेटा दिया गया है, उसमें फोरकास्ट करने के लिए कहा गया है। द फॉलोइंग डेटा शोज द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द इंडिया फ्रॉम 1991 टू 2007 तक। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, टूरिस्ट कितने सारे इंडिया में आए हैं 1991 से लेके 2017 तक का ये पूरा डेटा दिया गया है, और आपको 2018 का फोरकास्टिंग करना है इसके अंदर। तो इसका पेज रेफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग ई बुक देख रहे हैं तो ई बुक में आपका डिफरेंट पेज रेफरेंस होता है, और हार्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो हार्ड बुक में डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे बात करें कि आपको कंटेंट क्या क्या लिखना है, तो आप पहले अगर कुछ उसके बारे में बता रहे हो, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक क्या है उसके बारे में बता रहे हो, तो पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दो थ्योरी में। MAD MSE क्या है इसके बारे में आप थ्योरी में बता दो इंट्रोडक्शन में, और बाकी अब जो कैलकुलेशन और कंक्लूजन है वहाँ पे अपने डायग्राम जो भी डेटा दिया गया उसको कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 354 में चलते हैं। वैसे MAD और MSE पहले आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्मूथिंग टेक्निक के बारे में पहले समझते हैं। तो 354 से लेके 357 तक हम लोग ई बुक में देखेंगे। तो ई बुक में हम लोग 354 पे चलते हैं। ई बुक में यहाँ पे हम लोग आए 354 पेज नंबर में, जहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक के बारे में बताया गया है, जहाँ पे ये फार्मूला भी बताया गया कि आप किस तरीके से अल्फ़ा का यूज़ करके फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ए दिया हुआ है ये अल्फ़ा होता है, एक्स जहाँ पे आपको डेटा दिया गया है, जो आपको चार्ट में डेटा दिया गया है उस चार्ट को बोला गया है, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा जो आपका आखिरी अल्फ़ा है, यानी कि मान लीजिए 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1800 है, प्लस 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई जो भी आपका डेटा दिया हुआ है वैसा आपको डेटा यहाँ पे लिखना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया फार्मूला कि आप किस तरीके से फार्मूला को लिखोगे। आपको यही फार्मूला को पढ़ना है, इसी थ्योरी को पढ़ना और वहाँ पे आपके आंसर्स को बताने हैं। तो ये 357 पेज तक यहाँ पे पूरा डेटा आपको दिया गया है कि कैसे कैसे आपको कौन कौन सी चीज़ें बतानी है, जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस भी कुछ कुछ बताए गए हैं प्रैक्टिकल के लिए, और कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए गए जहाँ पे आप लोग इसे सब पढ़कर देखकर समझ सकते हो कि किस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको ये देखकर समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से इसे कैलकुलेट कर रहे हैं 357 पेज के अंदर, जहाँ पे MAD और MSE भी कैलकुलेट करके दिखाया गया है। बस आपको थोड़ा सा फोकस देना है इस सवाल को कैलकुलेट करने के लिए, वरना ये सवाल बहुत ईजी है। डिसेंट साइंस का पेपर बहुत ईजी है, क्वेश्चन देख के आप डरिए मत, बहुत ईजी सा पेपर है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये 357 तक का था जहाँ पे आपको डेटा दिया गया है। उसके बाद हम लोग 375 पेज में चलते हैं, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के लिए दिए गए हैं। 375 पेज में आने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 9.1 में आपको दिया गया है कुछ क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने बोला गया है कि अल्फ़ा 0.3 निकालो, अल्फ़ा 0.7 निकालो, MAD का आंसर निकालो, MSE का आंसर निकालो। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिया रहता है चैप्टर के एंड में, तो उसका आंसर भी बताया जाता है। तो उसका आंसर के लिए हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, और उसके बाद हम लोग को इसका आंसर्स भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर्स में जब पहुँचते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 9.1 का है वहाँ पे आपको देखिए डेटास दिया हुआ है, क्या क्या आपको डेटा निकालना है, और फिर उसके हिसाब से आपको B नंबर क्वेश्चन में आपको किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, एरर कैसे निकालना है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला गया, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया। MAD कैसे निकला है, MSE कैसे निकला है, यहाँ पे एरर कैसे कैलकुलेट किया गया है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में दिया गया। आप लोग अगर बुक को अच्छे से ये पढ़ते हो, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको मैंने इलस्ट्रेशंस भी बता दिए, कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए कैसे आपको सॉल्व करना है। ये तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक के बारे में आपको मैंने बताया। अब हम लोग समझते हैं MAD और MSE कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए पेज नंबर 345 में वापस से चलते हैं। तो 345 पेज में जाने के बाद 9.2.4 में MAD के बारे में बताया गया है, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन के बारे में, और ठीक उसके नीचे 9.2.5 में मीन स्क्वायर एरर के बारे में बताया गया है। और इसमें आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताया गया कि आप किस तरीके से इसे कैलकुलेट
करोगे। दोस्तों बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ेगा इसके आंसर्स को अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए। तो ये चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो, इसमें पूरा फॉर्मूला अच्छे से दिया गया है। इस फॉर्मूला को पढ़ने के बाद आपको आपके जितने भी सॉल्यूशंस है वो सारे अच्छे से मिल जाएंगे और आप अच्छा स्कोर करने वाले हो इस पेपर में। तो ये डिसेंट साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिर से डेटा कुछ दिया गया और जहां पे आपको कुछ कोरिलेशंस कैलकुलेट करने के लिए दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 और भी इजी है क्वेश्चन नंबर 1 से, इसमें और भी ज़्यादा कुछ नहीं करना और इसमें आपको बता दिया गया है कि आप MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हो, SPSS का यूज़ कर सकते हो, SAS का यूज़ कर सकते हो या फिर कैलकुलेशन करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, चाहे आप अपना कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ से बताने हैं जहाँ पे आपको डेटा दिया गया और कहा गया कि कैलकुलेट द कोरिलेशंस फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स एंड राइट योर कंक्लूजन। जहाँ पे आपको कोरिलेशंस को कैलकुलेट करना और उसके जो फॉलोइंग पेयर्स निकले, उसके वेरिएबल्स जो निकले हैं उसके कंक्लूजन को बताना है। तो पहला पॉइंट आपका क्या निकालना है कि इन माइग्रेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अदर स्टेट्स सेंसस ऑफ इंडिया एंड टोटल MSEs। तो सबसे पहले आपको जो डेटा दिया गया उसमें सेंसस ऑफ इंडिया और टोटल MSMEs निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में सेंसस ऑफ इंडिया और एक्टिव कंपनीज निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में सेंसस ऑफ इंडिया और 17-18 का GSDP निकालना है जो आपका करंट प्राइस है इन करोड़ में। और आखिर में आपको टोटल MSMEs और एक्टिव कंपनीज के बारे में निकालना है। तो ये अलग अलग फेज में आपको कैलकुलेट करने हैं एक्सेल के अंदर। तो उसका पेज रेफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो इसका पेज रेफरेंस बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको सभी में सेम तरीके से ही उसको यूज़ करना है। आपको सेंसस ऑफ इंडिया X मानना है और टोटल MSMEs Y मानना है, या फिर आप लोग टोटल MSMEs को X मान सकते हो, सेंसस ऑफ इंडिया को Y मान सकते हो। और उसके बाद उसका पर्टिकुलरली X² Y² फिर XY इस तरीके से निकालना है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिवीजन भी कैलकुलेट कर लेना है। तो ये सारा पॉइंट जो है आपको पेज रेफरेंस 277 पेज से लेकर 280 पेज तक देखने को मिलेगा। तो 277 पेज में हम लोग चलते हैं जहाँ पे आपको कोरिलेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कोरिलेशन क्या होता है इसके बारे में बताया गया। तो आप लोग कोरिलेशन के बारे में लिख सकते हो कि कोरिलेशन ये कहलाता है, इसके अंदर ऐसा ऐसा चीज़ होता है, ये कब सर्च किया गया था या फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारा चीज़, ये आपका फॉर्मूला बताया गया कि आप कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये तो मैनुअली कैलकुलेशन का होता है, लेकिन आप लोग अगर एक्सेल में स्मार्ट हो तो एक्सेल के अंदर भी कोरिलेशन का फॉर्मूला अच्छे से लिखा रहता है, आप लोग उस फॉर्मूला का यूज़ करके अपने एक्सेल में भी आंसर्स को ढूंढ सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया और इसके नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है जिसको आप लोग पढ़कर सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट X और फ्यूचर्ड इंडेक्स Y माना गया है, X² Y² और XY बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टोटल MSMEs को X मान सकते हो, सेंसस ऑफ इंडिया को Y मान सकते हो, और फिर टोटल MSMEs में जो डेटा दिया गया है हर एक डेटा का स्क्वायर निकाल दो, X का स्क्वायर निकाल दो, फिर Y का स्क्वायर निकाल दो, फिर जो भी स्क्वायर निकला है या फिर जो भी XY है उसका मल्टीप्लाई करके आप XY में निकाल दो, फिर उसको टोटल कर दो, टोटल करने के बाद उसका एवरेज निकाल दो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो। ये सारी चीज़ निकालने के बाद आपको उसका एंड में आपको कोरिलेशन भी निकालना है। कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की बात करें तो यहाँ भी आपको कुछ डेटा दिए गए हैं, जिस डेटा में एक में ग्राफ बनाना है आपको और एक डेटा में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। मीन का मतलब होता है एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन को जो होता है हम लोग एवरेज का उसका कैलकुलेट करते हैं। एवरेज डिवाइडेड बाई जितना नंबर ऑफ रो है उससे डिवाइड करते तो हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता है। तो अगर आप लोग एक्सेल का यूज़ कर रहे हो तो आप लोग स्टैंडर्ड DVP यूज़ करना है, ST स्टैंडर्ड इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन डॉट P अगर यूज़ करोगे तो आपको पॉपुलेशन का पूरा वहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टोटल ड्रॉ ऑफ नंबर को, ड्रॉ ऑफ डेटा को कैलकुलेट करके बता जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन में। तो यहाँ पे भी आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो, एक्सेल का यूज़ करके आप आंसर्स को कॉपी करके बता सकते हो कि ये मेरा आंसर निकला है। तो यहाँ पे आप लोग सक्सेसफुली अपने आंसर्स को ईजिली निकाल सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर B में जो डेटा दिया गया उस डेटा को पहले आपको एक्सेल के अंदर एक सीरीज में लेकर आना है और फिर उसका ग्राफ निकाल देना है और उसके बारे में और उसके ऊपर कुछ नहीं करना है। ग्राफ निकालने के बाद जनरल पैटर्न क्या होता है टाइम सीरीज का कंपोनेंट का, उसके बारे में आपको बस बता देना है कि लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, टाइम सीरीज क्या होता है, ये सारी चीज़ बता देना है जो 500 वर्ड्स के लिए आते हैं।
तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे पेज रेफरेंस दे रखे हैं। बी नंबर के लिए पेज रेफरेंस मैंने नहीं दिया क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि उसमें ग्राफ निकालना है तो वो तो इजीली आप निकाल दोगे, बस डेटा को एक लाइन से एक सीरीज के साथ आपको डालना है। जैसे कि मुझको मैंने क्वेश्चन देखे थे तो वहाँ पे जो डेटा था 1991 से मे बी 1991 से लेकर 2012 या 2016 तक का डेटा दिया गया है। उन डेटाज को एक सीरीज में रखना है 1991 से लेकर 2016 तक, और उसके जो भी डेटाज है उन सभी को सिलेक्ट करके इंसर्ट फोल्डर में जाके आपको चार्ट डायग्राम है उस चार्ट डायग्राम को सिलेक्ट करना है। बस आपका आंसर निकल जाएगा, आपको चार्ट बन के आ जाएगा। बस आपको जनरल पैटर्न जो टाइम सीरीज कंपोनेंट का है उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है 500 वर्ड्स के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ए के लिए 61 पेज नंबर में चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद 73 पेज नंबर में जाना है। तो 61 पेज नंबर में मीन बताया गया 3.3 के अंदर कि किस तरीके से आप लोग मीन को निकालोगे, पॉपुलेशन मीन कैसे निकालोगे, सैंपल मीन कैसे निकालोगे, मीन क्या होता है, ये सब बता दो आप अपने वर्ड्स में। ये सब चीज़ बताने के बाद आपको कुछ आंसर्स, आपको कुछ अगर सॉल्यूशन एग्जाम्पल चाहिए तो वो एग्जाम्पल भी आपको नेक्स्ट वाले पेज में देखने को मिल जाएगा कि हम लोग मीन कैसे निकालें। और उसके बाद हम लोग 73 पेज नंबर में चलते हैं जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ बताया गया है। अगर आपको एक्सेल में स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर मीन कैसे निकालते हैं नहीं मालूम है तो आप लोग मेरे स्टैटिस्टिक्स का वीडियो जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने एक्सेल पे बताया है कि मीन मीडियन मोड कैसे निकाले या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकाले। एक्सेल का प्लेलिस्ट एक अलग है, डिसेंट साइंस का या फिर स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से वो प्लेलिस्ट है। आप लोग उस वीडियो को जाके अच्छे से देख सकते हो, वो वीडियोस भी पूरे हिंदी में है। तो जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन कैसे निकालना है ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है, और इस सब के बारे में आपको बता के अपने आंसर्स को यहाँ पे लिखने हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन नंबर ए के लिए और क्वेश्चन नंबर बी के लिए जो डेटा दिया गया है, डेटा को सिलेक्ट करके आपको बस ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा ग्राफ में आपको दिखाना है अपने आंसर्स को, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3A और 3B मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिसेंट साइंस का पेपर बहुत ईजी आया है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपके अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये चैनल को, ताकि उनको भी हेल्प मिले। सिर्फ NMIMS के ही बच्चों को नहीं, बाकी दूसरे अगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्टेड हैं तो उनको भी शेयर करो। आपके घर में कुछ बच्चे हैं जो 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन में है, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा कॉमर्स रिलेटेड, तो आप उनको मेरा चैनल रेफरेंस कर सकते हो। यहाँ से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा, वहाँ से भी वो लोग हमारे चैनल से भी अच्छा पेपर में स्कोर कर पाएंगे, उनको ट्यूशन्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। और मयंक स्टडी पॉइंट पेड सर्विसेज भी लेता है। अगर आपको असाइनमेंट पेड सर्विसेज में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, जहां पे आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और अपने पेड सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हो। और हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से भी आप कनेक्ट करके हमसे पेड सर्विसेज के बारे में या फिर कोर्स रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना है, क्वेरीज है, तो उसके बारे में बात कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद।